केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केयर में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 16 यस ऑक्सीजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं, ऑक्सीजन इज द फर्स्ट मेंबर फॉलोड बाय सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम and polonium. Okay. Now, these two are non-metals, typical non-metals. Selenium and tellurium, they show certain properties of metals and certain properties of non-metals. Means these are metalloids and polonium, it is a typical metal. I'm just recapitulating whatever you have watched in the previous video. Okay. Now, क्योंकि पोलोनियम मेटल है इसलिए ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ठीक है, और ऑक्सीजन जैसे फैमिली का हेड होता है ना, सबसे अलग, वो किसी भी रूल को तोड़ सकता है, राइट? उसके लिए कोई रूल नहीं होता। उसी तरीके से एवरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर उसकी अपनी प्रॉपर्टीज जो है दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। कैसे? ऐसे। Well, oxygen being the first member of group 16 and in the period second, it behaves differently. Either we are comparing its property with the period or its own group. अब सल्फर बाकियों से अलग कैसे है? हैव अ लुक। कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, सबके पास डी ऑर्बिटल्स हैं लेकिन ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं हैं। ठीक है, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ऑक्सीजन के अपने बाकी मेंबर से, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिसिटी, इट इज़ डाई एटॉमिक एंड एग्जिस्ट एज गैस, वाइल जो बाकी के एलिमेंट्स हैं दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, S8 Se8, राइट? नाउ फॉर्मेशन ऑफ M2 नेगेटिव आयॉन्स, -2 अपने ऊपर सभी चार्ज लेते हैं क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, -2 -1 +1 +2। तो सोडियम सिंपल ऑक्साइड, ठीक है, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो उसमें +2 एंड +1। अब बाकी के मेंबर इसके अलावा +4 एंड +6 भी शो करते हैं जो कि ऑक्सीजन शो नहीं करती, और पोलोनियम सिर्फ +2 एंड +4, +6 शो नहीं करता। ये आप अच्छे से जानते हैं। अब कोवेलेंसी की हम बात करें तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी है 2, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेकंड हायर एक्साइटेशन स्टेट तक नहीं लेके जा सकती लाइक अदर्स, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्सीजन के पास नहीं हैं। इसलिए ऑक्सीजन चाहे सिंगल बॉन्ड्स बनाए या डबल, इट विल शो कोवेलेंसी ऑफ 2। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भी इसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके सामने वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर हो, H2S है, H2SE, दीज आर हाइड्राइड्स। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड वाइल अदर आर इन डिफरेंट स्टेट, राइट? तो इट इज़ ड्यू टू जस्ट क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत स्मॉल 66 और बाकियों के साइजेस बहुत बड़े हैं, तो ऑक्सीजन जो है सबसे अलग प्रॉपर्टीज शो कर। तो देखा आपने ऑक्सीजन किस तरीके से बाकियों से अलग है। अगर आप इसको बिल्कुल मैं 2 लाइंस में समेटूं तो मेरे पास सिर्फ यही चीजें आती हैं। स्मॉलेस्ट साइज बाकी 100+ है, इट इज ओनली 66 पिकोमीटर, राइट? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, highest electronegativity as related to other members, then absence of d orbitals, then very high
आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो ये वो 4 कारण हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन बाकी मेंबर से बिल्कुल अलग हो जाती है। और आपने अभी देखा ना, उसकी एलिमेंटल स्टेट अलग है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस अलग है, बाकियों से टोटली डिफरेंट बिहेवियर। अब सेम यही बिहेवियर जो ऑक्सीजन का डिफरेंस है बाकी मेंबर्स के साथ, तो जितने भी कंपाउंड्स वो बनाने वाला है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, क्वाइट ऑब्वियस वो उनमें भी अपनी पूरी शान दिखाएगा कि मैं तुमसे अलग हूं। अभी हम उनको देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये मैंने एक टेबल बनाया है क्योंकि मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज करना है जस्ट टू सेव द टाइम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं हम किन किन कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं। हम स्टडी करेंगे हाइड्राइड्स को, हम स्टडी करेंगे ऑक्साइड्स को, हम स्टडी करेंगे हेलाइड्स को, राइट। हाइड्राइड मींस रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ऑक्साइड मींस व्हेन इट विल they will react with oxygen, and halides they will react with halogens। तो कैसे कैसे करते हैं, let's see that। तो सबसे पहले मेरे पास दिस इज हाइड्राइड, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट हैं E, they all react with hydrogen and form metal hydride of EH2 type, है ना। और E क्या है इसमें, E में भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, राइट। नो डाउट पोलोनियम भी बनाता है, ऑल मेंबर्स बनाते हैं, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है, रेडियो एक्टिव है ना, तो इसलिए ये 4 मेंबर ही हम हमारे इस फील्ड के अंदर लेके चलेंगे। ओके, अब इन मेटल हाइड्राइड्स की किन किन प्रॉपर्टीज को हम यूज करने वाले हैं, मैंने इसका टेबल बना लिया है ना। तो अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया एलिमेंट, फर्स्ट क्या है ऑक्सीजन, तो बन गया H2O। सल्फर के साथ किया तो H2S, सेलेनियम के साथ कंबाइन किया तो H2Se, ठीक है, Se एंड H2Te। इससे पहले कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूं, पहले ये जानते हैं कि ये हाइड्राइड्स है क्या, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन करके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स ने कंपाउंड्स बनाए, दैट इज हाइड्राइड्स, और इनके बॉन्ड एंगल्स रहते हैं 104, 92.3, 91 एंड 90 डिग्रीज, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर, दे अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको वाटर की हाइब्रिडाइजेशन याद होगी, कैसे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की, दैट इज लास्ट में 2s2 2p4, इसके अंदर d ऑर्बिटल्स नहीं होती, एंड इट इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइड्राइड्स है। तो ये हमारे पास 2s2p, 2 इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर और 4 इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर, और 2 अनपेयर्ड, मींस ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद 2 एटम्स। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये ओवरलैप कर गई और हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल नॉर्मल इट इज 109.5, बट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना वाटर का, इट इज टेट्राहेड्रल इन नेचर, और ये वाला जो एंगल है इट इज 104.5 डिग्री, इट इज स्मॉलर देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। और फिर आप जब इसको रिप्रेजेंट करोगे इसके स्ट्रक्चर को, तो ये वाली लोब्स नहीं बनाओगे, जस्ट आप यहां पे इसको पॉइंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो दिस इज हैविंग बेंट स्ट्रक्चर, वाटर इट इज हैविंग बेंट स्ट्रक्चर। देखने में लगता है कि 2 हाइड्रोजन लगे तो इट शुड बी लीनियर, बट इट इज नॉट लीनियर, इट इज बेंट। और बेंट क्यों है, ऑक्सीजन एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, इनके बीच में लोन पेयर रिपल्शन, इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इधर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इनके बीच में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो हर तरह की रिपल्शन आपके पास आ गई, और हम जानते हैं लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, विच इज फर्दर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन।
तो ये रिपल्शन बहुत ज्यादा रहती है, ये अंदर वाले बॉन्ड्स के ऊपर प्रेशर डालती है। इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको, इसने प्रेशर इधर डाला, इसने इधर डाला, तो जो 109 पे एंगल था ना वो अंदर को आ गया, और 104.5 डिग्री के ऊपर अंदर से भी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ड्यू टू बॉन्ड पेयर वो दोनों ही न्यूट्रलाइज हो गए, और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो स्टैंड कर गया 104.5 डिग्री के ऊपर। ये आपका +1 का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको हाइड्राइड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने को आता है आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो बॉन्ड एंगल है इट इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों कर रहा है, ठीक है। सेम जैसे आप लोगों ने अमोनिया वाले चैप्टर के अंदर अमोनिया और फॉस्फीन को कंपेयर किया था, उसी तरीके से हम दो को कंपेयर करके फिर इसको जनरलाइज कर देते हैं। मेरे पास है वाटर, सेम इसी तरीके से सल्फर, राइट। अब इनके बॉन्ड एंगल में डिफरेंसेस, इट इज 104.5 डिग्रीज, और H2S के अंदर दिस एंगल इज फर्दर स्मॉल 92.3 डिग्रीज, राइट। लोन पेयर इसके पास भी है, दीज आर 2 लोन पेयर्स विद ऑक्सीजन, दीज आर 2 लोन पेयर्स विद सल्फर। ऐसा क्या हुआ कि ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा अंदर को आ गए एज कंपेयर टू वाटर, OH बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर। इट मींस इस बॉन्ड पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नियर टू ऑक्सीजन। ओके, इस केस में क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके जो बॉन्ड पेयर्स हैं दे आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम सल्फर, तो इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा, और ये दे आर नियरर। तो जैसे ही ऊपर से प्रेशर आता है लोन पेयर का, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो इनके बीच में क्योंकि डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटम के नजदीक है, तो बॉन्ड को हम ज्यादा नजदीक नहीं जाने दे सकते, ठीक है, उस वजह से। लेकिन डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज करता जा रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, electronegativity decreases down the group, therefore bond pair is present away from central atom. It is present away from central atom. अब उससे दूर है, that is there will be less bond pair repulsion, एंड वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 क्यों हुआ आपने देख लिया। लोन पेयर रिपल्शन, इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और अंदर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सबसे ज्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन कब होगी? जब बॉन्ड पेयर्स जितना ज्यादा नजदीक होंगे। तो जब हम ग्रुप में डाउन को मूव करते हैं बॉन्ड पेयर की पोजीशन शिफ्ट होती जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है डाउन जाते हुए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा, सल्फर की सेलेनियम से, सेलेनियम की टेल्यूरियम से, राइट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, ये जो पोजीशन है बॉन्ड पेयर की वो उससे दूर जा रही है। मींस अब ये जो बॉन्ड्स हैं इनके हैं तो सारे टेट्राहेड्रल, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। रिपल्शन कब करेंगे? व्हेन दे आर प्रेस्ड इनवर्ड। जितना ज्यादा अंदर को इनके ऊपर प्रेशर होगा उतने ही ज्यादा ये अंदर को आएंगे। दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इनकी पोजीशन शिफ्ट हो गई, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम होगी वाटर के अंदर और मिनिमम होगी टेल्यूरियम के अंदर। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इट ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। So as size of atom increases down the group, electronegativity decreases down the group. So the position of bond pair shifts more and more away from central atom. As a result, force of repulsion decreases down the group.
force of repulsion between bond pair decreases down the group. ठीक है, so pressure of lone pair becomes more, and this repulsion is maximum in water, which further decreases to tellurium. ठीक है, टेल्यूरियम तक जाते जाते कम हो जाती है. दैट इज वाई बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, वेरिएशन ऑफ बॉन्ड एंगल. तो ये था रिगार्डिंग इनका स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में. और अब देखते हैं इनकी और प्रॉपर्टीज, मेटल, इनकी ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की अदर प्रॉपर्टीज. Okay, now let us discuss chemical properties of group 16. सबसे पहले हाइड्राइड्स. Okay, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को हमने ले लिया E. It combines with hydrogen to form various hydrides H2O, H2S, H2SE, H2TE and H2PO. These are called hydrides, right? ये सारे का सारा कंपैरिजन आपके सामने. मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन मींस इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स. और ये किसके हैं? हाइड्राइड्स के. ठीक है, वन बाय वन ये हमें हेल्प करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट ऑफ हाइड्राइड्स. वाटर फर्स्ट हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड, इट इज कलरलेस एंड अडरलेस लिक्विड. और बाकी जो हैं दीज आर कलरलेस गैसेस एंड पॉइजनस गैसेस. H2S की स्मेल आप अच्छे से जानते हो, रॉटन एग लाइक स्मेल आती है. ठीक है, ओके, दोनों का कंपैरिजन देखिए. जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, वाटर एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सल्फर का कम. उसके बाद नीचे जाता हुआ वो फिर से बढ़ जाता है, 373, देन 213, देन 232 एंड 269. क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ड्यू टू दैट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज द हाईएस्ट. जबकि बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए H2S का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम, लेकिन नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है. कंपैरिजन देखिए, और उस वजह से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी. ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी. डाउन द ग्रुप जाते हुए थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, राइट. व्हेन वी मूव फ्रॉम वाटर टू टेल्यूरियम हाइड्राइड, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है. आप यहाँ से देख सकते हैं, मींस इसका H जो है वो मेटल से टूट रहा है. और एसिडिक नेचर, सबसे पहले H कौन देगा? जो सबसे डाउन में है, क्योंकि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है. तो एसिडिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, जिस वजह से सबसे पहले H पॉजिटिव कौन देगा? H2TE, टेल्यूरियम हाइड्राइड. ठीक है, ओके. अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनकी रिड्यूसिंग नेचर. H2S इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और डाउन द ग्रुप इनकी रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है. क्यों? क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज. थर्मल स्टेबिलिटी ठीक है, तो ये बन गए हमारे पास 4 हाइड्राइड. ठीक है, अब ये आपके सामने फर्स्ट इज, इधर को मैंने हाइड्राइड्स लिखे हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स. वाटर 273, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना. तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड, वैसे क्या है? हाइड्रोजन का क्या है? ऑक्साइड. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, बट हाइड्रोजन का, इसका सल्फर का क्या है इस वक्त? ये हाइड्राइड, क्योंकि रिएक्शन विद हाइड्रोजन दे आर फॉर्मिंग हाइड्राइड्स. तो इसको EH2 भी लिख सकते हैं और H2E, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, नथिंग डिफरेंस इज देयर. बॉइलिंग पॉइंट्स का रेंज आप देख लीजिए. फिर यहां लिखी है मेटल हाइड्रोजन, दिस इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ.
एंड इट इज इन पिकोमीटर, इसकी मेजरमेंट है पिकोमीटर्स के अंदर। उसके बाद मैंने लिखे हैं बॉन्ड एंगल्स हाइड्राइड्स के अंदर। देन दिस इज बॉन्ड एनर्जी, आई मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहां हमें OH बॉन्ड को तोड़ना है, यहां HS को तोड़ना है, यहां पे सेलिनियम और हाइड्रोजन को तोड़ना है, और यहां टेलीरियम के बॉन्ड को तोड़ना है। देन सेकेंड लास्ट कॉलम इज, यहां पे देखिए, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -286, 20, 73, 100, and this is dissociation constant for acid 1 into 10 raised power -14, -7, -4 and -2। वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हमारे पास आ गए हाइड्राइड्स। ओके, अब इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट एंड वोलेटिलिटी। ओके, वाटर, फिजिकली वाटर इज लिक्विड एंड बाकी जो 3 मेंबर्स बचे दे आर पॉइजनस गैसेस, आपको पता है, ठीक है। वाटर लिक्विड और ये गैसेस, और इस गैस की स्मेल तो आपने लैब में अच्छे से स्मेल करके देखा हुआ है, इसको अच्छे से पहचानते हो आप इसको, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट हो गई, वोलेटिलिटी, इनमें से ज्यादा वोलाटाइल कौन कौन जल्दी उड़ेगा, ठीक है, तो वो हमें पता चलेगा इनके बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 373, इसका बॉइलिंग पॉइंट 213, इसका 232, इसका 269। तो सबसे ज्यादा वोलाटाइल कौन है? H2S गैस, ठीक है, और सबसे कम वोलाटाइल कौन है? H2TE। मतलब इधर से इधर को जाते हुए वोलेटिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है एज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हुआ, लेकिन यहां से यहां तक तो डिक्रीज हुई वोलेटिलिटी। सबसे कम वोलाटाइल कौन है? वाटर। वाटर इज द लीस्ट वोलाटाइल मेंबर। वोलेटिलिटी की बात हम कर रहे हैं, ये रहे इनके बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O, हाईएस्ट रीजन, इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयरफॉर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। अब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है तो इसका जो एग्जिस्टेंस है, इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, राइट। आपने फिजिकल स्टेट देखी ना, इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, देयरफॉर इसकी वोलेटिलिटी सबसे कम। सारे के सारे हाइड्राइड्स ऑल आर वोलाटाइल, मींस सारे के सारे वेपर बन सकते हैं, सारे के सारे गैसियस फॉर्म में जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कौन जाएगा? H2S। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां वोलेटिलिटी, यहां से यहां तक वोलेटिलिटी इंक्रीज कर गई और यहां से यहां डिक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो इन जनरल लेसर इज बॉइलिंग पॉइंट, हायर विल बी वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मतलब वेपर में कौन जल्दी कन्वर्ट हो सकता है? सारे ही होते हैं, वाटर भी तो होता है, मे बी इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, इवन देन ये वेपर फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, 373 केल्विन पे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, ये 203 केल्विन पे वेपराइज हो जाती है। ये थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पे, ये उससे ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर। तो बॉइलिंग पॉइंट हम ले रहे हैं केल्विन में। इसका मतलब वोलाटिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज from water to H2S and then decrease from H2S to H2TE, tellurium hydride, due to increase in boiling point. Clear? तो यहां से यहां तक डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इट वॉज वोलेटिलिटी, और साथ ही आपका बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर हम अलग से करते हैं देन अगेन इट विल बी सेम। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू H2S and then
it increases from H2S2, boiling point increases. क्यों इंक्रीज किया? यहां से यहां तक तो डिक्रीज कर गया. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट. ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है. वाटर एग्जिस्ट एज अ लिक्विड while H2S is a gas, just because water it can form hydrogen bonding while H2S cannot, right. तो अभी हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. तो बॉइलिंग पॉइंट यहां से यहां कम हो जाता है और यहां से ज्यादा आगे बढ़ जाता है. क्यों इंक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज. मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया. ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction increases due to increase in size. Therefore, boiling point increases down the group. लेकिन यहां से यहां पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर. देयरफॉर ऑक्सीजन H2S undergoes hydrogen bonding while sulfur does not. Therefore, these hydrides, इनका जो boiling point है that decreases from water to H2S and then it increases from H2S to H2TE. तो it was regarding volatility and boiling point. ठीक है. अब इन्हीं दोनों concepts के बेस पे क्या क्वेश्चन आता है that, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? Water is liquid while H2S is a gas. कहां पे? At room temperature. Right? You have to assign the reason. Now, next very important property, that is thermal stability. Thermal stability. तो पहले हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी है क्या. ठीक है. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब, हम ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमने इस कंपाउंड को हीट किया. थर्मल का मतलब हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं. इस कंपाउंड को हमने हीट किया, हीट लिखो चाहे डेल्टा लगा दो, और ये कंपाउंड जो है इट डिसोसिएट्स. कंपाउंड टूट गया. ठीक है. हीट करने पे कंपाउंड टूट गया. कंपाउंड के टूटने का मतलब उसके बॉन्ड्स टूट गए. ठीक. अब हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी को अगर हमें जानना है तो हमें यह पता करना चाहिए कि इसके साथ जो बॉन्ड्स बने हैं, बीच में तो एक ही एलिमेंट होगा, दोनों साइड हाइड्रोजन्स लगे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, ये बॉन्ड कितनी हीट को बियर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, किस टेम्परेचर पे जाके वो टूट जाएगा, और कौन पहले टूटेगा कौन बाद में टूटेगा. ठीक है. जो थोड़े हीट करने पर टूट जाए, इट मींस दैट इज लेस थर्मली स्टेबल. ठीक है. जो ज्यादा हीट को बियर कर जाए, दैट इज मोर थर्मली स्टेबल. है ना. मतलब वन विच कैन बियर हाई टेम्परेचर, दैट इज थर्मली स्टेबल. ठीक है. So, which breaks at low temperature or with lesser heat, that is thermally unstable. ठीक है. अब यहां पे हम कौन सा कंसेप्ट लगाने वाले हैं, दैट इज बॉन्ड एनर्जी. जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेसर बॉन्ड एनर्जी लगे, लेसर बॉन्ड एनर्जी, लेसर इज बॉन्ड एनर्जी, easier will be bond cleavage.
जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम उसको तोड़ना आसान, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसको तोड़ना मुश्किल। याद कीजिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, 945 की रेंज में उसकी बॉन्ड एनर्जी थी, तो इसीलिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को नॉर्मल लैब के अंदर ब्रेक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो कब टूटता है मॉलिक्यूल? एट द टाइम ऑफ थंडरिंग, जब बिजली गिरती है, राइट? उसी में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। तो अब थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास आ गई इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात। तो अगेन आई एम गोना राइट दीज हाइड्राइड्स H2SE H2TE। अब मुझे लेनी है बॉन्ड एनर्जी, राइट? वाटर की बॉन्ड एनर्जी वो आपके सामने लिखी है, ठीक है, वो रही 463। नेक्स्ट 347, ये वैल्यू है किलो जूल पर मोल के अंदर। नेक्स्ट 276, नेक्स्ट 238। ओके, इधर से इधर को जाते हुए बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, मींस energy required to break MH bond, that is energy required to break metal hydrogen, कोई भी, मैं M नहीं लिखूंगी, I would write here E, right? क्योंकि हमने E से लिखा था। EH bond, energy required to break EH bond decreases down the group, राइट? बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज की मतलब इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज मोर थर्मली स्टेबल एंड इट इज लेस थर्मली स्टेबल, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। है ना सिंपल? इधर से उधर को जाते हुए ज्यादा एनर्जी लग रही है भाई, वो 238 पे ही टूट जाता है, और इसके लिए तो 400 की रेंज चाहिए। जिसको कम एनर्जी में तोड़ सकते हो वो हीट के लिए स्टेबल नहीं है, वो ज्यादा गर्मी को सहन नहीं कर सकता, टूट जाएगा। तो इट वॉज थर्मल स्टेबिलिटी, राइट? ओके, नेक्स्ट इज एसिडिक नेचर। चलिए इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूं, इनकी मुझे बार बार जरूरत पड़ रही है। हाँ, this is H2O, okay, acidic nature, okay, acidic nature मतलब one who will release H positive ion earlier fast will be more acidic। इसका मतलब यही हुआ ना, acidic मतलब कौन H देगा? वाटर इज न्यूट्रल, H2S, H2S ये टूटा, इसने दिया 1H पॉजिटिव एंड HS नेगेटिव। In the next case, it will give HS negative, one more H positive, and it will form sulfide ions. It means these hydrides are capable of releasing, liberating H positive ions. That's why they can show एसिडिक नेचर। अब अगर आप डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें, मैंने उधर लिखे हैं, ध्यान से देखिए, इस टेबल को आप लोगों ने सबसे पहले क्लिक करके रखना है अपने पास, ठीक है? अब मैं यहां पे लिखने लगी हूं, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इट इज इन द रेंज ऑफ -14, इट इज इन द रेंज ऑफ -7, इट इज इन द रेंज ऑफ -4, इट इज इन द रेंज ऑफ -2। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ये इधर को जाते हुए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इंक्रीजिंग, दैट इज एसिडिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एसिडिक नेचर ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। देखो दो बातें हैं, इसको तो आप भूल जाइए, न्यूट्रल है, हमारा ट्रेंड रहेगा H2S से लेके H2TE तक, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ओके। सेलेनियम, सल्फर का साइज है इतना, सेलेनियम इट इज थोड़ा ज्यादा मोटू है उससे, तो सेलेनियम थोड़ा बड़ा हो गया, ओके, इसकी बॉन्ड लेंथ लंबी हो गई। टेल्यूरियम इट इज मोर मोटू देन सेलेनियम,
तो इसकी बॉन्ड लेंथ और लंबी हो गई। हाइड्रोजन तो उतना ही है भाई, हाइड्रोजन तो सेम रहा, इसको फर्क नहीं पड़ा, इसको लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ा, या मोटा नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड लेंथ स्मॉल, ये बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, स्मॉल बॉन्ड लेंथ दैट इज मोर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी, है ना। आप एक छोटी सी स्टिक लो, इतनी सी, उसको तोड़ने की कोशिश करना, दैट विल बी डिफिकल्ट। सेम उसी साइज की स्टिक थोड़ी लंबी होगी, उसको ब्रेक करना इजी रहता है। तो बॉन्ड लेंथ जितनी लंबी होगी, दोनों एटम्स के बीच का गैप उतना ज्यादा होगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही इजी होगा। ठीक है, और हमने बात की ना पीछे थर्मल स्टेबिलिटी की, कि हीट को बियर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जो सेंटर एलिमेंट है उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। ज्यादा बॉन्ड लेंथ को तोड़ना आसान, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। लेंथ जितनी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इजी टू ब्रेक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इवन मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ स्मॉल, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और स्मॉल हो जाती है। इस वजह से एटम्स कम क्लोजर। तो अब इनमें से इसकी क्लीवेज इज डैम इजी, इजीएस्ट, बड़ी आसानी से टूट जाएगा। और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉल है, इट मींस इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो आप बॉन्ड एनर्जी, ये तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, यहीं से पता चल जाता है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों है? दिस इज द रीजन। बॉन्ड एनर्जी इसकी 238, H2TE की 238, 276, 347 and 463. As down the group thermal stability decreases, ये सारी चीजें अपने नोट्स में आपने मेंशन करनी है। along the group bond energy decreases, therefore thermal stability also decreases. Thermal stability decrease हो गई, it means cleavage of bond becomes very easy as bond length has increased due to increase in size. बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इस वजह से ये थर्मली अनस्टेबल हो जाते हैं डाउन द ग्रुप। सो एसिडिक नेचर, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट। नाउ नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विथ रिड्यूसिंग नेचर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिड्यूसिंग नेचर. ओके, अब मेरे पास है H2O, H2S, H2SE, H2T. रिड्यूसिंग नेचर. रिड्यूसिंग नेचर का मतलब इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, मीन्स दे आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब it will undergo what? Oxidation. It will undergo oxidation. इनमें से कौन है जो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? मीन्स दैट विल प्रेफर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन फास्टेस्ट. सोचो सोचो. ओके, अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक उसमें लेते हो, दूसरी बात रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. मैं ये दोनों कंसेप्ट यहां पे लगाने वाली हूं. अब देखिए, जब हम वाटर से इधर को जा रहे हैं, हम यहां से इधर को गए, थर्मल स्टेबिलिटी
डिक्रीजेस. ओके, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई. देयरफॉर टेंडेंसी टू रिमूव हाइड्रोजन इंक्रीजेस. तो सबसे पहले हाइड्रोजन कौन रिमूव करेगा? H2Te. ठीक. thus reducing nature increases. तो रिड्यूसिंग नेचर ऐसे इंक्रीज करेगी. ये सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. ये सबसे गया गुजरा. एक्चुअली ये रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं, इसको हम काउंट ही नहीं करते हैं. वाटर इज नॉट कंसिडर्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. ये अंडर ऑक्सीडेशन प्रोसीड करता ही नहीं. ठीक है, एक तो ये बात हो गई. अगर आप शॉर्टकट में इजीली समझने की कोशिश करें तो दिस इज द रीजन. टेक्निकली अब ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि इधर को जाते हुए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, देयरफॉर टेंडेंसी टू रिमूव H इंक्रीजेस. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? ऑक्सीडेशन. मींस रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके, अब देखो बेटा, क्वेश्चंस हैं दो, मैं दोनों को डिस्कस करती हूं आपके साथ. आउट ऑफ वाटर एंड H2S विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. ये प्रीवियस बोर्ड के और जेई के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उसके लिए बता रही हूं. वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, वहां पे तो ऑप्शंस दी होंगी. मैंने इसको कंपैरेटिव में ले लिया, वाटर और H2S में. और दूसरा एक मैं लेने वाली हूं H2S एंड H2Te. आउट ऑफ H2S and H2Te which is better reducing agent. ये दो क्वेश्चंस आपके पास आ गए. ओके, अब मैं इसको हटा देती हूं. पहले मैं बात कर रही हूं H2O and H2S की. इन दोनों की बात करेंगे. वाटर एंड H2S. वेल, दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन? अगेन, रिड्यूसिंग नेचर मीन्स मुझे क्या सोचना है? रिड्यूसिंग नेचर का मतलब इट मस्ट अंडरगो ऑक्सीडेशन. आकाशवाणी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन की तरफ अगर हमें रिड्यूसिंग नेचर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में, तो उसका दूसरा कंसेप्ट लीजिए, रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस रिडक्शन. अब दोनों में से कौन बेटर तरीके से अंडर ऑक्सीडेशन जाएगा? लेट्स सी. वाटर के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2. इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर -2. ओके, अब मेरे को यह बताइए, क्या ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेती है क्या? नहीं. डॉन है, माइनस ही रखेगी. इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगी, देगी नहीं. सिर्फ अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो सिर्फ फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है. लेकिन यहां पे -2 है. इट मींस इधर सल्फर के ऊपर भी -2. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर हायर देन सल्फर. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्या वो अपने ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लेगा? नहीं लेगा. इट मींस ऑक्सीजन does not undergo oxidation to get positive oxidation state. But here, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मींस इट हैज टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन. इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि मैं माइनस से प्लस की तरफ जाऊं. इन केस ऑफ सल्फर, टेंडेंसी टू हैव +2, +4 एंड +6.
oxidation state is higher than -2. सल्फर अपने ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा देर तक बियर नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज ऑक्सीजन से बड़ा है। तो इसकी प्रेफरेंस होती है कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाए, चाहे +2 बना ले, चाहे +4 बना ले, चाहे +6 बना ले। तो इसका मतलब दोनों में से कौन है जो ऑक्सीडेशन करना चाहता है? Quite obvious, H2S. Therefore, H2S is a better reducing agent as compared to water. Water होता ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्राइड के साथ लगी है, ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती ही नहीं, वेरी रेयर। आप जो भी कंपाउंड बनाते हो, इक्वेशंस बैलेंस करते हो, आप हमेशा -2 ही लिखते हो। रेयर केसेस के अंदर ये शो करता है पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन था, आउट ऑफ H2S एंड H2TE, अगेन यहां पे -2 ओके, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन टेल्यूरियम। कहानी वही है, पहले ऑक्सीजन से जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर रहे थे तो ऑक्सीजन की ज्यादा थी, लेकिन अब सल्फर की ज्यादा है। किससे? टेल्यूरियम से। ठीक है, टेल्यूरियम और सल्फर के बीच में देखो ये गैप है, ये इस पेयर की बात कर रही हूं मैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर ग्रेटर देन टेल्यूरियम, दैट मीन्स टेंडेंसी टू शो हायर +2 +4, क्योंकि टेल्यूरियम +6 नहीं दिखाता, ऑक्सीडेशन स्टेट इज मच हायर इन टेल्यूरियम। क्योंकि टेल्यूरियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, तो ये टेंडेंसी नहीं शो करता कि ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बियर करे। ठीक है, तो टेल्यूरियम डज नॉट प्रेफर टू बियर -2 charge, therefore act as good reducing agent as compared to H2S, right? सल्फर की भी टेंडेंसी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की, लेकिन सल्फर से ज्यादा किसकी है? टेल्यूरियम की, क्योंकि टेल्यूरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसके अंदर तो इसका चार्ज क्या है? -2। अरे बड़ी देर तक नहीं संभाल पाएगा उस चार्ज को, उसके अंदर वो पावर ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं उतनी। ठीक है ना, एक कमजोर सा बंदा तूफान में खड़ा कर दो कि भाई तूने अम्ब्रेला लेके खड़े होना, वो कितनी देर तक उसको बियर कर पाएगा? ठीक है, तो टेल्यूरियम जो है इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू H2S, या अपने से ऊपर भी आप किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आपको पता होना चाहिए, आइदर आप इसकी बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, लेकिन टेक्निकली जो ऑक्सीडेशन है दैट काउंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, उसमें चेंज आ रहा है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इन एडिशन टू दीज सिंपल हाइड्राइड्स देयर आर सम मोर एग्जांपल्स, जैसे H2O के अलावा ऑक्सीजन का एक और हाइड्राइड है, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज क्वाइट स्टेबल और एंटीसेप्टिक का काम करता है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। एंड H2S2, अब देखो स्ट्रक्चर सेम लेकिन इट इज अनस्टेबल। ये स्टेबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इट एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल एंड लिक्विड। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, इधर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए अनस्टेबल रहता है, गैशियस उसमें रहता है। अच्छा, सल्फर के ना कुछ और भी हमारे पास कंपाउंड्स रहते हैं, H2S3, H2S5। ठीक है, जैसे ये रहा HSSH, देन HSSH, देन HSSSH, राइट? तो दीज आर सल्फेन्स। तो ये थे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16